हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमारा जो विजन का टेस्ट चल रहा था, विजन आईएएस 2021 टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर 11 है, ठीक है। ये हमारा जो टेस्ट चल रहा है, तो ये टेस्ट 11 के हम लोगों ने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिए थे इसमें, ठीक है। और ये आपका जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट मतलब जो भी 3 पार्ट थे हमारे हो गए थे इसमें, ठीक है। ये चौथा पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो 76 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन नंबर तक, ठीक है। तो इसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उनको मुझे सॉल्व करने में भी अच्छा लगा है, तो मुझे आप लोगों को पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा। एक मतलब मैं उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो कोई डिफ़िकल्ट अगर उसमें वर्ड होंगे तो उसको भी मैं सरल उसको करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और देखिएगा इसको ध्यान से, और 2-3 बार वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इफ़ेक्टिव डालने वाला है, इफ़ेक्ट करने वाला है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम हॉल में जो माइंड सेट बनेगा, अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं, ठीक है, पढ़ने के अलावा अगर हम किसी चीज़ को सुन लेते हैं, ठीक है, और उसके दोबारा पढ़ लेते हैं और 2-3 बार अगर सुन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है और बेटर हो जाती है, और वो लॉन्ग टाइम तक हमारे जो माइंड में बना रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब हमें अचानक कहीं आवश्यकता पड़ती है, तो ये सब कॉन्शियस में हमारे माइंड में चला जाता है, तो वो वहाँ से हम उसको रिकॉल कर पाते हैं। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमको रिकॉल करने में आसानी होती है, कि जैसे कहते हैं कि ना कि तुक्का मारना, तो तुक्का तभी लगता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता होता, लेकिन हाँ, मेरा दिमाग ये मतलब आपका दिमाग ये माइंड करता है कि आपके माइंड में एकदम क्लिक होगा कि नहीं, यही इस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है इसमें, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत अच्छा माइंडसेट बना रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो इसमें कहा गया कि न्याय मित्र योजना के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसका। तो फर्स्ट वाला है कि इस योजना का उद्देश्य 10 वर्ष पुराने लंबित मामलों को कम करने में जिला न्यायालय जो जिला न्यायपालिका की सहायता करना एवं हाशिए पर रह रहे लोगों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना है, ठीक है। और सेकंड है कि न्याय मित्र की स्थिति सेवानिवृत्त जो न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त जो ये न्यायाधिकारी और सेवानिवृत्त जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, केवल कानूनी पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए खुली होगी ये, मतलब वो लोग न्यायमित्र बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अगर इसमें बात करी जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो न्यायाधिकारी होते हैं, ठीक है, न्याय के जो अधिकारी होते हैं, और सेवानिवृत्त सरकारी जो अधिकारी होते हैं जो न्याय क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये लोग इसमें भाग ले सकते हैं, न्यायमित्र बन सकते हैं, ठीक है। और ये 10 वर्ष पुराने लंबित मामलों को कम करने के लिए जिला न्यायपालिका की सहायता करना है, ये योजना का काम करना है। और जो हाशिए पे लोग हैं, ठीक है, उनको न्याय सुनिश्चित करना है, उन उन तक न्याय पहुंचाना है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस योजना को शुरू किया गया था 2017 में, ठीक है। तो ये भी आपसे एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें बताना है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, यानी कि जो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, उस श्रमिकों के बुढ़ापे की सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है। सेकेंड है कि योजना की परिपक्वता पर श्रमिकों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। और थर्ड है कि यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के पति या पत्नी को जो पारिवारिक पेंशन के रूप में पूर्ण मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो देखो, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर जो जिसने स्कीम ले रखी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी जो भी बचता है, ठीक है, उसका जो सहभागी होगा, ठीक है, तो उससे उसका 100% जो पेंशन के रूप में वापस नहीं मिलेगा, ये आपको 50% इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और इसमें जब 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे आपको, तो 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर उपलब्ध होंगे। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, उसके लिए ये है योजना, बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए
इसमें ये प्रारंभ की गई है। और इसमें क्या होगा कि 18 से 40 वर्ष तक आपको इसमें 55 से लेकर 100 रुपये तक 200 रुपये तक इसमें इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये हमारा जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम परियोजना प्रारंभ की गई है। तो ए ऑप्शन है हमारा नर्मदा नदी, बी है महानदी, सी है कावेरी नदी और डी है गोदावरी नदी। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये गोदावरी नदी है इसी पे पोलावरम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मतलब एक बांध बनाया जा रहा है जो आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में प्रारंभ किए गए खाद्य गठबंधन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका नेतृत्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया जा रहा है, यानी FAO के द्वारा, ठीक है। और सेकेंड है कि गठबंधन का उद्देश्य कोविड-19 के प्रति उत्तर में कृषि खाद्य प्रणालियों की लचीलता में वृद्धि करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो अगर बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका नेतृत्व जो है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कोविड-19 के समय जो स्थितियां हो रही हैं, ठीक है, उसी को देखते हुए ये लचील इसमें जो है वैश्विक खाद्य तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें ईशान विकास और ईशान उदय के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ईशान विकास के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के चयनित स्कूली बच्चों के को अवकाश की जो अवधि के दौरान प्रमुख संस्थानों के साथ संपर्क में लाया जाता है, और ताकि इन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों के लिए प्रेरित किया जा सके। मतलब जब जब अवकाश होता है, जब स्कूल में अवकाश हो जाता है, उस संबंध में ये बताया जा रहा है, ठीक है। और ईशान उदय के तहत सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम, तकनीकी और व्यवसायी डिग्री पाठ्यक्रमों को लेने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है। तो देखो ये अगर ईशान योजना के बारे में बताएं तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें, क्योंकि ईशान विकास का यही कार्य है कि जो स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, जो अवकाश की अवधि के दौरान उन्हें जो साइंस की और टेक्नोलॉजिकल, इंजीनियरिंग और गणित विषयों के लिए को लेने के लिए प्रेरित किया जाए। और ईशान उदय का मतलब है कि इसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें तकनीकी और व्यवसायिक डिग्रियां पाठ्यक्रम को लेने के लिए जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो ईशान विकास और ईशान उदय की बात की जाए तो ये किसके तत्वाधान में काम कर रही है, किया जा रहा है। तो ये जो IIT गुवाहाटी है इसके द्वारा इसे समन्वित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे संबोधित करने के लिए मिशन संपर्क योजना मिशन संपर्क शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि क्षय रोग, बी है कि एड्स, सी है अनुवांशिक विकार को, और डी है कोविड-19 को, ठीक है। तो हमारा देखो इसमें एड्स जो है, ठीक है, इसी के लिए संपर्क मिशन ये चलाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया। और ये मिशन है क्या एक्चुअली में, तो इसमें जो मतलब जो एड्स या HIV से जो मतलब पीड़ित व्यक्ति हैं, ठीक है, जो उससे दवा लेना बंद कर दिए हैं या इलाज कराना बंद कर दिए हैं, उन्हें संपर्क में लाने की बात की जा रही है इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 82 क्वेश्चन नंबर। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में बताना है इसमें, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से प्रारंभ की गई पेंशन योजना है। और निवेश की सीमा प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए कर सकते हैं इसमें। और यह योजना समय से पहले बाहर निकालने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। तो देखो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें समय से पहले भी हम पैसे को निकाल सकते हैं अगर जो जिसने स्कीम ले रखी है उसको अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है या कोई मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन पैदा हो गई है, ठीक है। तो इसमें जितने रुपए की ये खरीद रखे होते हैं उसका 98% इनको खरीद मूल्य का 98% इनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये जो हमारा वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं इसमें 15 लाख रुपए तक इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये प्रारंभ की गई है पेंशन योजना। तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है।
तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 83, तो इसमें गोवर्धन योजना के बारे में बताना है। ये गोबर यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस योजना के बारे में हमको बताना है, गोवर्धन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। सेकेंड है कि यह योजना का उद्देश्य गांव की स्वच्छता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और मवेशियों और जैविक अपशिष्टों से धन और ऊर्जा का उत्पादन करना है। ठीक है, तो देखो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये जो प्रारंभ किया गया है गोवर्धन योजना, ये आपको देखने को मिलेगी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और सेकंड की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य गाँव की स्वच्छता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और जो ये मवेशी और जैविक अपशिष्ट से जो अपशिष्ट निकलता है उससे धन और ऊर्जा को उत्पन्न करने की बात की जा रही है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 84, तो इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में मतलब सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में बताना है कि इसके किन किन पैरामीटर को इसमें शामिल किया गया है। तो फर्स्ट है कि नाइट्रोजन, सेकेंड है जस्ता और थर्ड है पीएच और फोर्थ है जीवाश्म कार्बन। तो इसमें अगर बात करें तो देखो इसमें नाइट्रोजन को भी शामिल किया गया है, जस्ता को भी शामिल किया गया है, पीएच को भी शामिल किया गया है और जीवाश्म कार्बन को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जो सॉयल हेल्थ कार्ड है। और इसके साथ साथ इसमें अगर कुल जो पैरामीटर की बात करें तो इसमें टोटल 12 पैरामीटर इसमें शामिल किए गए हैं इसके साथ साथ। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, तो इसमें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक कल्याणकारी योजना है। और सेकेंड है कि यह बीमित व्यक्ति को अधिकतम 90 दिनों तक राहत प्राप्त करने का पात्र होगा इसमें। ठीक है, और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 2(9) के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना के पात्र होंगे, मतलब इसमें शामिल किया गया है उनको। ठीक है, तो अगर उनके बारे में अगर इसमें बात करें तो देखो ये हमारा इसमें अगर बात करें तो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये इसे भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये कर्मचारी राज्य बीमा जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा ये चालू किया गया है और ये स्कीम जो लाई गई थी 2018 में लाई गई थी। ठीक है, और ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि जो बीमित व्यक्ति होता है उसके लिए अधिकतम 90 दिन की राहत इसमें प्रदान की जाएगी। और ये जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 2 के तहत आने वाले कर्मचारी भी इस योजना के पात्र होंगे। तो ये हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, तो इसमें कहा गया कि पेंगोलियन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, तो पेंगोलियन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। सेकेंड है कि भारतीय पेंगोलियन यानी मैनिस क्रेसीक्यूडेटा को IUCN की रेड डाटा सूची में गंभीर संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो इसका सही है क्योंकि जो पेंगोलियन होता है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी होते हैं, मतलब ये शल्क के रूप में इसके ऊपर ऐसे ऐसे संरचनाएं बनी होती हैं शल्क के रूप में। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं, इसे संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब इन डेंजर कैटेगरी के रूप में। ठीक है, तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाला सही हो गया इसका। ठीक है, और ये भारत तथा अन्य देशों जैसे कि चाइना में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 87 में, इसमें कहा गया है कि कौन सा स्थान जो है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, कौन कौन से स्थान इससे संबंधित हैं गौतम बुद्ध से। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है लुम्बिनी, सेकेंड है कि कपिलवस्तु, थर्ड है बोधगया और राजगृह कुशीनगर। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, और जो ये कपिलवस्तु है यहाँ पर इनका पालन पोषण हुआ था। बोधगया में इन्होंने जो बोध गया था और कुशीनगर में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था।
और ये जो बोध गया यानी सारनाथ में इन्हें जो इन्होंने पहला अपना नहीं, बोध गया जो था यहाँ पे शायद, और ये जो राजगृह था, तो इसमें राजगृह में कब आए थे, तो ये भी उससे संबंधित इन्हीं से संबंधित है, क्योंकि जब इन्होंने घर छोड़ा था तब इन्होंने यही राजगृह में ये आए थे। ठीक है, यहाँ पे ये रहे थे कुछ दिन, तो इसीलिए ये उनसे ही संबंधित है। तो ये पांचों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 88। तो इसमें रायसीना डायलॉग यानी संवाद के बारे में हमको बताना है। ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, मतलब किया गया था। और 2020 की सम्मेलन में इसकी थीम थी 2021 हैश 21 एट द रेट 20 नेगेटिव द अल्फ़ा सेंचुरी। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके, क्योंकि इसका जो इसको आयोजित किया जाता है विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, और इसकी थीम थी 21 एट द रेट 20 नेगेटिव नेविगेटिंग द अल्फ़ा सेंचुरी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। हालांकि इसका अभी 21वां जो मतलब जो 2021 का भी हो गया है इसका सम्मेलन। ठीक है, तो उसको उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें दोनों से बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो ये 20 वाला और 21 वाला दोनों से बन सकता है इसमें। नेक्स्ट है 89। तो इसमें TIR अभिसमय के बारे में हमको बताना है। TIR मतलब जो ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनियोक्स जो राउटीज होते हैं, राउटर्स होते हैं। ठीक है, राउटर्स होते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। तो इसका उद्देश्य अभिसमय के पक्षकार देशों के भीतर और उनके बीच में जो माल में निर्बाध आवागमन को सुविधाजनक बनाना है। सेकेंड है कि यह विश्व सीमा शुल्क संगठन के तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय पारगम्य प्रणाली है। और थर्ड है कि TIR प्रणाली केवल सड़क मार्ग से सीमा शुल्क जो पारगमन को शामिल करती है इसमें। ठीक है, तो देखो ये गलत है, इसमें सड़क मार्ग के साथ साथ जो अन्य परिवहन के मार्ग जो होते हैं, ठीक है, जैसे रेल हो गया और ये वाटरवेज हो गया, तो इन सबको भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और जो ये बात की जा रही है इसकी, और बात करें सेकेंड स्टेटमेंट में, तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये विश्व सीमा शुल्क संगठन के तत्वाधान में नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगी जो ये होता है UN आर्थिक आयोग यानी यूनाइटेड नेशन आर्थिक आयोग यूरोप, इसके द्वारा इसे मतलब इसके तत्वाधान में काम करती है। तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य अभिसमय के पक्षकार देशों के भीतर और उनके बीच में माल के निर्बाध आवागमन को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि बुडापेस्ट अभिसमय के बारे में बताना है, यानी बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य अन्वेषण तकनीकी में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग में वृद्धि करके इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करने की मांग करती है। और सेकेंड है कि भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर और इसकी पुष्टि की है। तो देखो भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। तो हमारा जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है तो ये तो हमारा गलत हो गया। फर्स्ट लेकिन हमारा सही है, क्योंकि ये इस तरह का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय है जो कानूनों में सामंजस्य अन्वेषण तकनीकी में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग में वृद्धि करके इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करने की मांग करता है, यानी जो साइबर क्राइम होता है उसको रोकने की बात की जा रही है। और इस तरह का ये साइबर क्राइम से संबंधित पहला अभिसमय है। ठीक है, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित किस समूह में G7 के सभी 4 सदस्य देश शामिल हैं। तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। बी ऑप्शन है हमारा कि इसमें फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस। और सी है कि इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और संयुक्त राज्य मतलब USA और यूनाइटेड किंगडम, रूस, कनाडा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो अगर बात करें तो देखो इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, तो ये चारों कंट्री शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया। इसमें देखो रसिया नहीं शामिल है, मैक्सिको भी नहीं है और कनाडा भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है,
तो नहीं, कनाडा शामिल है, रसिया नहीं शामिल है, ठीक है। तो ये रसिया की वजह से गलत हो गया। अदर अगर कंट्री बात करें इसमें, तो देखो इसमें कनाडा शामिल है, ठीक है, और यूके इसमें शामिल है, ठीक है। और ये जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हीं का ये एक ग्रुप है। पहले ये G8 हुआ करता था, तो पहले इसमें रसिया भी था, लेकिन जो ये क्रीमिया वाला इशू हुआ था, क्रीमिया का जो पार्ट था उसको जो कैप्चर कर लिया था रसिया ने, तभी से इसको बाहर कर दिया गया इसे, इसीलिए ये G7 कंट्री हो गया, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 92 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम IEF के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सॉरी। तो फर्स्ट है कि यह 70 देशों के ऊर्जा मंत्रियों का विश्वास, सॉरी क्या हो रहा है यार, सॉरी यार, कभी कभी ना थोड़ा गले में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हो जाता है। चलो कोई ना, चलते हैं आगे, ठीक है। तो यह 70 देशों के ऊर्जा मंत्रियों का विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों राष्ट्र शामिल होते हैं। सेकेंड है कि भारत इस फोरम का सदस्य है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो, भारत इस फोरम का सदस्य है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। और इसमें 70 देशों के जो ऊर्जा मंत्रियों का विश्व का सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों देश शामिल होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये संघाई सहयोग संगठन यानी SCO जो होता है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसका पूर्ववर्ती संगठन संघाई 5 मैकेनिज्म था। सेकेंड है कि ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS संघाई सहयोग संगठन का स्थायी निकाय है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखो, अगर इसके बारे में बात करें SCO के बारे में, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसका पूर्ववर्ती संगठन संघाई 5 था, इसी का ये मैकेनिज्म था, और ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना संघाई सहयोग संगठन का जो स्थायी निकाय है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसमें अगर बात करें कि कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, तो इसमें टोटल 8 कंट्री शामिल हैं, जिसमें इंडिया है, चाइना है, और ये रसिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो किर्गिस्तान है, और कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान है। तो ये 8 कंट्री इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। तो इसमें कहा गया कि विश्व यात्रा पर्यटन परिषद के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट है कि यह विश्व एवं यात्रा परिषद एकमात्र वैश्विक निकाय है जो यात्रा और पर्यटक, निजी क्षेत्र और इससे संबंधित आने वाले उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और सेकेंड है कि परिषद के सदस्य संबंधित देश के पर्यटन मंत्री होते हैं। तो देखो, ये गलत है, ये पर्यटन मंत्री नहीं होते हैं। ये जो आपको देखने को मिलेगी वहाँ की जो पर्यटक, जो यानी विश्व यात्रा पर्यटन कंपनी जो होती हैं उनके अध्यक्ष होंगे, यानी उनके चेयरमैन होंगे, या उनके जो CEO होते हैं, ठीक है, तो वो इसमें शामिल होते हैं, तो इसके सदस्य होते हैं। तो ये गलत है स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि ये विश्व यात्रा पर्यटन परिषद एकमात्र वैश्विक निकाय है जो यात्रा एवं पर्यटन जो है उसका निजी क्षेत्र और इससे संबंधित आने वाले उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि हिंद महासागर रिम के सभी जो रिम एसोसिएशन के सभी संप्रभु राज्य एसोसिएशन की सदस्यता के लिए पात्र होंगे। और सेकेंड है कि भारत गणराज्य नवंबर 2019 से नवंबर 2021 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। तो देखो, ये गलत है, भारत इसका अध्यक्ष नहीं रहेगा इस टाइम पीरियड में। ये आपको देखने को मिलेगा जो UAE है, ठीक है, UAE ये 2019 से 2021 तक इसका सदस्य रहेगा। उसके बाद देन आपको बांग्लादेश मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है इसमें जो संप्रभु राज्य हैं, ठीक है, वो इसकी सदस्यता के पात्र हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये जो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में ये मतलब पर्यावरण और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में ये बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 96। तो इसमें कोडेक्स
कोडेक्स एलिमेंटेरियस के बारे में बताना है कि इसके मानकों का एक संग्रह है। तो किन मानकों का ये संग्रह है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि नागरिक उड्डयन, सेकंड है कि खाद्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए, सी ऑप्शन है, और डी है कि समुद्र तट प्रदूषण के लिए है, ठीक है। तो इसमें देखो ये बी वाला ऑप्शन है, ये खाद्य के लिए मानकों का संग्रह है, ठीक है, जिसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो AFO है, ठीक है, AFO और प्लस जो WHO है, ठीक है, उसके तत्वाधान में ये काम करेगा, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि किसी देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने जाने के लिए महासभा के पात्र में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य का मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। और सेकेंड है कि निर्वाचित होने के पश्चात भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। तो देखो इसमें ये तो 8वीं बार इंडिया बनने जा रहा है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ही। तो इस बार जो ये फ़िलहाल तो ये जो UN असेंबली में ये इनकी सीट नहीं थी, इंडिया की सीट नहीं थी, ये अफ़गानिस्तान से थी ये, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान से इंडिया ने उधार लिया है, क्योंकि जो इंडिया 2022 के लिए बनना चाह रहा था, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसमें 2/3 जो सदस्य होते हैं उनका मत प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है, इसका सदस्य बनने के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और ये जो 2021 और 22 के लिए ये बनेगा, और इसमें ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये 10 होते हैं, और 5 प्लस परमानेंट सदस्य होते हैं। परमानेंट में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखो चाइना देखने को मिलेगा, रसिया देखने को मिलेगा, USA देखने को मिलेगा, और UK देखने को मिलेगा, और फ्रांस इसी में शामिल है, ठीक है। तो UK, USA, रसिया, फ्रांस, चाइना, तो ये तीन मतलब 5 परमानेंट कंट्री हैं इसमें, ठीक है, UN जनरल असेंबली में। नेक्स्ट है 98 में। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसमें उन सभी विषयगत मानवाधिकारों के मुद्दों एवं स्थितियों पर चर्चा करने की क्षमता है जिन्हें वर्ष भर इसके द्वारा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। सेकेंड है कि परिषद का निर्माण संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों से मिलकर हुआ है और यह सर्वोच्च निर्णय निर्धारक संस्था है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है हमको। तो इसमें अगर बात करें तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो विषयगत जो उन सभी विषयगत को शामिल किया जाता है जो मानव अधिकारों के मुद्दों एवं स्थितियों पर चर्चा करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन इसमें सभी जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें आपको 47 सदस्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे मिलकर ये बनाया जाता है, UN जनरल असेंबली द्वारा इसमें चुना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड वाला हमारा गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला थल वेग सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो थल वेग सिद्धांत के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो 2020 तक देशों को अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को कार्यान्वित एवं प्रोत्साहित मिक्स कैसे होगा, मतलब ऐसी प्रक्रिया है जो 2020 तक देशों को राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को कार्यान्वित एवं प्रोत्साहित करने में सहायता करने के लिए निर्मित की गई है। सेकेंड है कि यह कानूनी सिद्धांत है जो जल मार्ग से संबंधित सीमा विवाद को हल करने में दो राजनीतिक संस्थाओं की सहायता करता है। और सी है कि यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान है। और थर्ड है कि यह निर्धारित करता है कि भूख और कुपोषण को दूर करने की दिशा में सभी देशों का एक साथ मिलकर काम करना एक सार्वजनिक उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा जो स्टेटमेंट सही है ये बी वाला सही है, क्योंकि इसमें यह एक कानूनी सिद्धांत है जो जल मार्ग होते हैं उससे संबंधित विवाद को हल करने के लिए दो राजनीतिक संस्थाओं की सहायता करता है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अभी एक अपना मैप जारी किया था उसमें क्या किया था इसने, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है और सरक्रिकी वाला जो गुजरात में है जूनागढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको क्या किया था इसने अपने मैप में दर्शाया था, इसीलिए ये मुद्दा बना हुआ था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर। तो बाघा सीमा किस राज्य में स्थित है? तो फर्स्ट है कि लद्दाख केंद्र शासित में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में। तो देखो इसमें ये सी वाला ऑप्शन है, ये जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब में ये बाघा बॉर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी पाकिस्तान ने इसमें अफ़गानिस्तान को अपने जो माल को इंडिया में लाने के लिए अनुमति दी थी, तभी ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है और आप लोग यार लाइक तो करते नहीं हो, ठीक है। कहते हो वीडियो लाओ और देखते भी नहीं हो अच्छे से। यार अगर कंटिन्यू रहो, अगर आप लोगों को लगता है कि देखना है तो मैं बनाऊँ, वरना क्यों यार इतनी एनर्जी वेस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यार अगर कोई चीज़ मिल रही है, अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको यूटिलाइज़ करो। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको जो फ्री में मिल रही है उसको ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। कितने देखो कितनी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ ये हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। यही टेस्ट सीरीज़ बताओ 15-20 हज़ार में मिलती है, ठीक है। और उसको मैं चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि उसको उसमें थोड़ा सा कभी कभी कहते हैं कि ये चलाइए और हम देखेंगे, और उसके बाद देखते भी नहीं हैं। तो ये भाई ये गलत बात है, ये मतलब नहीं करना चाहिए। आप लोग तो समझदार हैं, अगर नहीं देखना हो, अगर अभी बंद करना हो तो बता दीजिए, क्यों इतनी अभी मेहनत करूँ इस पे मैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मंशा हो कि नहीं देखने का मूड है तो मैं बंद कर दूँ इसको, ठीक है। तो जो भी है आप लोग बताइए, अगर ऐसे ही चला, जो मतलब ऐसे ही अगर व्यूज़ आए तो मैं बंद कर दूंगा फिर इससे, ठीक है। तो आप लोग फिर मत कहिएगा कि सर आपने क्यों बंद कर दिया, क्योंकि यार इतना टाइम लगता है, इतना टाइम वेस्ट करता हूँ अपना, ठीक है, आप लोगों पे इतना इन्वेस्ट करता हूँ, और फिर वो टाइम जब बेकार जाए तो फिर उससे बुरा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग जो भी है, हालांकि कल मिलेंगे। जो भी है आप लोग बताइए, 2-4 दिन, 1 हफ्ते और मैं वेट कर रहा हूँ। अगर अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं इसको बंद कर दूँगा, ठीक है। फिर इसमें मेरी गलती कोई नहीं होगी, फिर वो आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपना देख सकते हैं।